नमस्कार दोस्तों। आईसी पर आपका स्वागत है और मध्यकालीन इतिहास का मैं हस्ताक्षर आनंद सिंह चंदेल आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मध्यकालीन इतिहास में हमने अपने पिछली वीडियो लेक्चर में आपके जहांगीर और उसके पुत्र शाहजहां के बीच जो विवाद रहा, उत्तराधिकार के युद्ध और इन सब पर जो है आपके जहांगीर के शासनकाल में जो विशेषता रही उस पर लगभग संदर्भित सारे की सारी बातें, सारे के सारे तथ्य हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। आज का जो वीडियो संदर्भित है वो आपके संदर्भित है आपके औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सारा का सारा सब कुछ समझने वाले हैं औरंगजेब के विषय में। किसमें? औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब। औरंगजेब शासनकाल इसका 1658 से 1707 चला है। लगभग 49 वर्षों का शासनकाल इसका आप देखते हैं। इन 49 वर्ष के शासनकाल के दौरान औरंगजेब आपके अकबर के बाद सबसे ज्यादा चर्चित आपके मुगल बादशाह के तौर पर उभर के आता है। अपनी दक्कन नीति के कारण, अपनी धार्मिक नीति के कारण, अपने दरबारी नियमों के कारण, ऐसे बहुत से कारणों के कारण क्या होता है, आपको औरंगजेब जो है चर्चा में दिखाई पड़ते हैं अकबर के बाद। बादशाह अकबर के बाद जो है आपके औरंगजेब ठीक ठाक आपके जो है इनकी चर्चा आपको दिखाई पड़ती है मध्यकालीन भारत में। ठीक है। तो बेसिक बातें इनकी कर लेते हैं औरंगजेब। अगर हम इनके बारे में बेसिक बातें करेंगे तो बेसिक बातें आपकी वही निकल के आती हैं। बेसिक बातें क्या निकल के आती हैं कि बेसिक इनका जो आपके है, औरंगजेब किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। और शाहजहां के पुत्र के नाते आपके इनका जन्म कब है? अक्टूबर 1618 में हुआ है। पूरा नाम इनका क्या था आपके? मोहिद्दीन 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 माफ करिएगा, मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ है तो औरंगजेब, अब देखिएगा औरंगजेब के बारे में एक जो सबसे पहला फैक्ट निकल के आता है कि एकमात्र बादशाह है कि नहीं, ये एकमात्र बादशाह है। क्या खास बात थी इसकी? खास बात ये थी कि एकमात्र बादशाह जिसका आपके 2 बार राज्याभिषेक होता है। कितना, कितनी बार होता है इसका? आपके 2 बार राज्याभिषेक आपको दिखाई पड़ता है। एक बार जब ये सामूगढ़ का युद्ध लड़ता है और जीत जाता है तब, और दोबारा आपके इसको बकायदा कहां दिखाई पड़ता है? दोबारा आपके इसका देखेंगे कि दिल्ली में विधिवत ढंग से ये आपके राज्याभिषेक कराएगा। तो पहला राज्याभिषेक अब इसका आपके 21 जुलाई 1658 को, ठीक है, और दूसरा 15 जून 1659 को आपको दिखाई पड़ेगा। पहला कब दिखाई पड़ेगा? पहला आपको दिखाई पड़ेगा बकायदा 21 जुलाई 1658, 21 जुलाई 1658। ठीक है। और दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा 15 जून 1659। ठीक। यहां पर जुलाई 1658 और दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा 15 जून 1659। ठीक है। ये आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर? ये बकायदा विधिवत तरीके से ये दिल्ली में कराता है। ये कहां पर कराता है? वो दिल्ली में कराता है, जो उसकी राजधानी बनती है शुरुआती तौर पर। और ये आपके कराता है कहां पर? ये आपके कराएगा वहीं पर जब आपके सामूगढ़ का युद्ध जीतता है। इसके बाद आगरा में जो है अपना राज्याभिषेक कराता है। तो ये आपके एकमात्र बादशाह था मुगल सल्तनत का जिसका क्या होता है, आपके 2 बार राज्याभिषेक आप होते देखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसकी उपाधि क्या थी, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसकी उपाधि क्या थी, तो उपाधि सुनने के लिए आपको जो है बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उपाधि का अगर हम देखें, सबसे पहले सबसे लंबी उपाधि लेकर कौन आता है? सबसे पहले सबसे लंबी उपाधि लेकर आता है आपके क्या कहते हैं, शाहजहां। अब इसके बाद अब समझिए इसकी जो उपाधि है, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन, ये इसकी आपकी शुरुआती उपाधि है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म है। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन के बाद आप क्या देखेंगे? मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। मोहम्मद औरंगजेब बहादुर बादशाह आलमगीर गाजी। आलमगीर गाजी, ये इसकी संभवतः 1.5 किलोमीटर लंबी आपके उपाधि थी, है ना। एक तरफ से शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ जाने में आपको थोड़ा बहुत तो जो है मॉर्निंग वॉक का फील आ ही जाएगा।
तो ये इसकी आपके इनिशियल उपाधि आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है कि नहीं। ये इसकी क्या दिखाई पड़ेगी आपको, इनिशियल आपकी उपाधि दिखाई पड़ेगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि बकायदा औरंगजेब का अगर आप देखेंगे, औरंगजेब, जेब मतलब होता है शोभा देना, औरंगजेब शब्द का मतलब होता है कि ताज को जो शोभा देता है ना, जो ताज को सुशोभित करने वाला हो। अब इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे आपको इसमें शाही पोशाक में एक दरवेश, बहुत सारी उपाधियां इसकी दिखाई पड़ती हैं। अगर हम उपाधियों पर जाएंगे तो औरंगजेब की बहुत सारी उपाधियां आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आपको इसकी एक उपाधि दिखाई पड़ेगी जिंदा पीर, इसकी एक उपाधि क्या दिखाई पड़ेगी, इसकी उपाधि आपको दिखाई पड़ेगी जिंदा पीर। ये देखिए जिंदा पीर इसकी एक उपाधि दिखाई पड़ रही है। अब जिंदा पीर क्यों कहते हैं, क्योंकि कुरान के नियमों को अक्षरशः पालन करता था औरंगजेब, कुरान के नियमों को बकायदा आपके कैसा अक्षरशः पालन करता दिखाई पड़ेगा औरंगजेब। इसके अलावा आलमगीर, हाफिज और शाही पोशाक में एक दरवेश, समझ रहे हैं, आलमगीर भी इसकी उपाधि थी जो इसने स्वयं को दी थी, ठीक है। आलमगीर भी इसकी एक उपाधि थी जो कि इसने स्वयं को एक उपाधि दी थी। हाफिज उपाधि भी आपके इसी की दिखाई पड़ती है, कौन सी, हाफिज। हाफिज उसे कहते हैं जिसे कुरान पूरी की पूरी शब्दशः याद हो, है कि नहीं, कुरान पूरी पूरी शब्दशः याद हो। और आप क्या देखेंगे कि शाही पोशाक में एक दरवेश, जितना सादा जीवन आपके औरंगजेब ने जिया है और दूसरा किसी ने दिया है। शाही पोशाक में एक दरवेश यानी संत, शाही पोशाक में एक दरवेश, तो ये इसकी जो है आपके उपाधियां दिखाई पड़ती हैं, ये इसकी आपके क्या दिखाई पड़ती हैं, उपाधियां दिखाई पड़ती हैं जो कि वो रखता है। क्लियर है कि नहीं। तो औरंगजेब के बारे में जो इनिशियल फैक्ट आपके एग्जाम में आज तक जो पूछे हैं बने हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपके खत्म कर देता हूं। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि बकायदा ये आपके पहला और आखिरी बादशाह था, समझ रहे हैं, ये आपके पहला और आखिरी बादशाह था जिसने आपके जो है क्या कहते हैं हाफिज की उपाधि रखी। हाफिज की उपाधि किसी के पास नहीं थी, समझ रहे हैं, हाफिज की उपाधि आपकी किसी के पास नहीं रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं रहा है जिसको पूरी की पूरी कुरान आपके अक्षरशः रटी हुई दिखाई पड़ती हो, ठीक कि नहीं। अब इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसके जो अगर हम क्या कहते हैं अनुयायी देखेंगे तो जो औरंगजेब था वो आपके नक्शबंदी सिलसिले के मीर मासूम का शिष्य था। कौन सा, नक्शबंदी सिलसिले के मीर मासूम का आपके, ये जिस फिलॉसफी को मानता था वो सूफी सिलसिला कौन सा था, नक्शबंदी सिलसिला था। कौन सा था, नक्शबंदी सिलसिला मानता था ये, और उसका जो गुरु था ये किसका था, मीर मासूम का शिष्य था। मीर मासूम का आपके औरंगजेब जो है शिष्य दिखाई पड़ता है। तो औरंगजेब किसका आपके शिष्य दिखाई पड़ेगा, मीर मासूम का शिष्य आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब नक्शबंदी सिलसिला कैसा था, यदि नक्शबंदी सिलसिला की हम बात कर लें तो नक्शबंदी सिलसिला आपके थोड़ा सा जो है चरमपंथी विचारधारा या आपके कैसा है कट्टरपंथी विचारधारा का आपके सिलसिला माना जाता है। औरंगजेब पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आपके कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव आपके दिखाई पड़ता है। जबकि आपके क्या दिखाई पड़ेगा, जो दारा शिकोह था वो इसकी तुलना में आपके एक उदार सिलसिले का जो है आपके क्या कहते हैं अनुयायी था। इसी कारण उसके आपके दिमाग में क्या देखते हैं कि दारा शिकोह का जो दिमाग था वो इनसे कई हदों में आपके उदार दिखाई पड़ता है। वो बकायदा आपके रामायण, रज्मनामा है ना, महाभारत का आपके अनुवाद कराता है, उपनिषदों का आपके अनुवाद कराता है, ठीक। तो बहुत सारे उदार सिलसिले भी आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे भारत में आपके एक सिलसिला था चिश्ती सिलसिला, है कि नहीं, कौन सा, चिश्ती सिलसिला, ठीक। आपके अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो बकायदा जब आपके आए थे अरब तुर्की आक्रमण के समय, तो वो आपके भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करते हैं। उसी के आपके प्रसिद्ध शिष्य आपको दिखाई पड़ते हैं निजामुद्दीन औलिया, उसी के प्रसिद्ध आपको शिष्य दिखाई पड़ते हैं शेख सलीम, उसी के आपके प्रसिद्ध शिष्य दिखाई पड़ते हैं बाबा फरीद, गंजे शक्कर, है कि नहीं। तो ये सब के सब आपके उसी आपके परंपरा के, चिश्ती परंपरा के क्या कहते हैं संत हुआ करते थे। और चिश्ती सिलसिले के जो आपके संत हुआ करते थे वो आपके अक्सर राजसी ठाट बाट से दूर रहा करते थे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे वो आपके राजसी ठाट बाट से दूर दिखाई पड़ते हैं। राजसी ठाट बाट से दूर रहने का उनका कारण क्या था, सिंपल सी बात है कि आपको एक बात मैं बता दूं, बहुत सरल सी बात कहूंगा, बहुत सिंपल तरीके से कहूंगा, इसमें कोई एनालिसिस नहीं शुरू करना है।
जब भी व्यक्ति के भीतर आपके सत्यता दिखाई पड़ेगी तो वो अक्सर आपके चमक दमक से दूर दिखाई पड़ता है। अब आज के आप टीवी चैनलों पे सूफी संतों को या किसी को धर्म महात्माओं को देखते हैं तो उनका जीवन आपके वास्तविक संतों की तुलना में काफी ज्यादा भौतिकता से भरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जबकि वास्तविक सच्चे संत जो होते हैं वो आपके भौतिकता से और आपके पृथ्वी ये कह सकता हूँ कि जो मायावी दुनिया होती है उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं, है ना। जैसे आपको बताऊं कि एक बार आपके अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की जब एक बार इच्छा जाहिर की तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अगर अलाउद्दीन खिलजी अगले दरवाजे से मुझसे मिलने आएगा तो मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सादे जीवन की बात करते हैं। आप जैसे इनकी बात कर लेते हैं नक्शबंदी सिलसिले की, तो ये भी सूफी संत है, लेकिन ये आपके पूरी तरह से दरबारी आपके भौतिकता का उपभोग करते दिखाई पड़ेंगे, यानी लस्ट एंड लग्जरी का पूरी तरह से उपभोग करते आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज आपके जो है दिखाई पड़ेगी आपके औरंगजेब के खास नेचर में, कि औरंगजेब जिस सिलसिले को फॉलो कर रहा है नक्शबंदी सिलसिले को, उसका खुद का अपना आइडियोलॉजी ऐसा है कि पूरी तरह से कोर्ट की मेटेरियलिस्टिक चीजों का जो है आपके क्या करना है, एंजॉय करना है, और इसके बाद क्या करना है कि आपके बकायदा इस्लाम पे आपके ज्ञान भी दे देना है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको जो है औरंगजेब के बारे में कुछ इनिशियल बातें आपको लागू दिखाई पड़ती हैं। अगर उसकी फैमिली की बात हम कर लें, है ना, अगर उसके परिवार की हम बात कर लें तो परिवार में देखिए उसके कई पुत्र और कई पुत्रियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है कि नहीं, हाँ, कई पुत्र और कई पुत्रियां आपको उसके दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि औरंगजेब के पुत्र कितने थे, तो आपके मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, है ना, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, ये सब आपके दिखाई पड़ते हैं। इनकी भी आपके कहते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं जीवन रहता है, मृत्यु जल्दी रहती है। और आजम और कामबख्श, ठीक है, ये इसके औरंगजेब के 5 पुत्र थे, है ना। औरंगजेब के अगर हम पुत्रों की चर्चा करें, ठीक है, तो उसमें आपके दिखाई पड़ेगा मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद मुअज्जम, ये आपके अगला बादशाह भी बनता है। मुअज्जम, समझ रहे हैं, ये बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बनेगा। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से आपके मुअज्जम बादशाह बनता है। ठीक है, इसके बाद अब देखें तो मोहम्मद आजम, ठीक, और मोहम्मद कामबख्श, है कि नहीं। ये इसके आपके 5 पुत्र उसको दिखाई पड़ते हैं। इसकी पुत्रियां भी थी। पुत्रियों में अगर हम देखेंगे तो पुत्रियां इसकी जैबुन्निसा, मेहरुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा और जबदुन्निसा, बहुत सारी पुत्रियां इसकी आपकी दिखाई पड़ती हैं। जैबुन्निसा, मेहरुन्निसा, है ना, बहुत सारी आपकी दिखाई पड़ेंगी पुत्रियां भी इसकी। तो पुत्रियां अगर हम देखेंगे तो आपके जैबुन्निसा, मेहरुन्निसा, ठीक है, और आपके जबुद्दीन-निसा, है ना, 5 पुत्रियां लगभग आपके इसके दिखाई पड़ती हैं। कितनी? 5 पुत्रियां दिखाई पड़ती हैं। मेहरुन्निसा, जैबुन्निसा, जीनत, बदरू और जुब्दत। जीनत, बदरुद्दीन-निसा, ठीक है। एक और है जो मुझे याद नहीं आ रही है, वो कौन है आपके, वो है आपके जुबदत, हाँ, जुबदत, बदरतुन्निसा और जुबदतुन्निसा, ठीक है, हाँ, जुबदतुन्निसा, जुबदतुन्निसा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके जुबदतुन्निसा दिखाई पड़ेंगी। अब इसके बाद अगर हम पत्नियों की बात कर लें तो आपके ऐसा कहा जाता है कि मतलब शुरुआत में मैंने जब पढ़ा था तो ऐसा बताया जाता था कि भाई औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसने केवल एक पत्नी रखी है। बाकी आप देखेंगे तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, औरंगजेब की भी कई पत्नियां दिखाई पड़ती हैं। जैसे अगर उसकी पत्नियों की बात करें तो उसकी जो सबसे पहली पत्नी थी उसका नाम आपके दिलराज बेगम था। क्या नाम था? दिलराज बेगम, ठीक है। और उसी की उपाधि आपके राबिया दौरान दिखाई पड़ती है। पहली पत्नी कौन थी उसके? दिलराज बेगम, दिलराज बेगम। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी उपाधि क्या थी? राबिया उद दौरानी। इसकी उपाधि आपको क्या दिखाई पड़ती है?
राबिया उद दौरानी, समझ रहे हैं? ये आपके राबिया उद दौरानी को ही समर्पित था, इसका आपके क्या कहते हैं, औरंगाबाद का, है ना? इसने अपनी पत्नी के लिए औरंगाबाद में क्या बनवाया था? औरंगाबाद में बकायदा बीवी का मकबरा बनाया था। क्या बनवाया था? बीवी का मकबरा। और बीवी का मकबरा, अगर आप अभी वीडियो रोक कर अगर आप देखेंगे कि बीवी का मकबरा कैसी संरचना थी, तो आपको पता चलेगा कि ताजमहल जो था, ताजमहल की बिल्कुल कॉपी बनवाता है, लेकिन बहुत ही सस्ती कॉपी, बड़ी फूहड़ नकल बनवाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया था? बकायदा कहा गया था कि ये आपके ताजमहल की फूहड़ नकल थी। कैसी? ये आपके ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि नहीं? तो ये आपके ताजमहल की फूहड़ नकल है, जो कि उसने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। कहाँ? औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा कहलाता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे तो दूसरी उसकी जो आपके दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है आपके रहमतुन्निसा। दूसरी क्या दिखाई पड़ती है आपके? रहमतुन्निसा। क्लियर है कि नहीं? रहमतुन्निसा। तो दूसरी पत्नी उसकी दिखाई पड़ती है रहमतुन्निसा। ठीक है कि नहीं? एक हीराबाई करके उनकी फेवरेट महिला मित्र भी थी। ठीक है, हीराबाई करके उनकी जो है एक उनकी फेवरेट आपके महिला मित्र भी दिखाई पड़ती है। तो बड़ा भारी परिवार आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बकायदा आपके किसका, क्या कहते हैं यहाँ पे, औरंगजेब का। ठीक है, तो ये आपके इनके व्यक्तिगत परिवार था। अब जैसे अगर हम बात की जाए कि इन्होंने शुरुआत में क्या करना शुरू किया, इन्होंने इनके शुरुआत के काम क्या थे, तो जैसे आपके क्या दिखाई पड़ेगा, इन्होंने शुरुआत से ही कुछ ऐसे नियम बनाने शुरू कर दिए। जैसे अब हमें औरंगजेब के अगर कार्य देखने पड़े, तो औरंगजेब के कार्य मैं लगातार आपको बताता चला जाऊंगा, आप नोट करते चलाइएगा। जैसे सबसे पहला इसका जो कार्य था, जो सबसे पहला कार्य था, 80 अबवाब समाप्त कर दिए। 80 अबवाब समझते हैं? कर, 80 प्रकार के कर इसने क्या किए? बकायदा आपके समाप्त किए। ठीक, इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने आपके 40 प्रकार के कर जो है आपके समाप्त कर दिए थे। औरंगजेब आपको कितने? 80 प्रकार के आपके कर समाप्त करता दिखाई पड़ता है। भांग की खेती और तंबाकू पर लगने वाली चुंगी समाप्त कर दी। ठीक है, भांग की खेती और तंबाकू पर चुंगी समाप्त की। उसके दरबार में आपके लोग भांग खा के लौटना शुरू कर चुके थे। ठीक है, और तंबाकू जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा था उसके दरबार में। तो तंबाकू को लेकर जब लोगों की फेवरेट देखेगा, तो तंबाकू पर चुंगी जो है आपके बकायदा समाप्त कर दी। चुंगी समाप्त कर दी। ऐसा है कि औरंगजेब को जो साम्राज्य मिला था, वो बादशाह जहांगीर शाहजहां द्वारा जो है कैसा मिला था? एकदम उपभोग किया हुआ मिला था। अब्बा ने आपके ताजमहल बना दिया था। अब अब्बा ने अपनी अम्मी, मतलब अपनी अम्मी नहीं, मतलब औरंगजेब की अम्मी के चक्कर में, अम्मी के प्रेम में जो है ताजमहल बनवा दिया। उससे हुआ क्या कि मुगलिया खजाने में अच्छा खासा असर पड़ गया, अकाल वगैरह भी पड़ गया, तो उससे भी आपके जो है मुगल खजाने में अच्छा खासा फर्क पड़ चुका था। तो औरंगजेब इसीलिए तो चाह रहा था कि अब्बा जितना जल्दी हो सके शाहजहां जो है आपके सत्ता से हट जाए, वरना एक दो ताजमहल और बनवा दी तो हमारे जो भाई बहन है उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बकायदा उसने क्या किया कि भाई चलो एक काम करो अब्बा, अब आपका टाइम ओवर हो गया, अब आप एक काम करो, आगरा के लाल किले में शाहबुर्ज में कैद हो जाओ, वहीं एक अंजीर खाओ और चुपचाप ताजमहल ताड़ो, बात खत्म। ठीक, तो यहाँ पे ये बात आपको दिखाई पड़ती। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखेंगे? इसके आप ये देखेंगे कि बकायदा उसने जो है आपके 19 दिन चलने वाला जो नौरोज त्योहार है, जो नौरोज त्योहार है, ये फारसी त्योहार चलता था, 19 दिन का नौरोज त्योहार चलता था, वो आपके क्या करेगा? बाकायदा बंद करवा दिया। नौरोज त्योहार क्या करवा दिया उसने? आपके बंद करवा दिया। ठीक है, झरोका दर्शन मुगल बादशाहों की पहचान हुआ करती थी, जो कि एक हिंदू परंपरा थी। झरोका दर्शन, राजा सुबह सुबह आपके झरोका यानी आपके दर्शन दिया करता था आपकी रियाय को। तो झरोका दर्शन भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बंद करता दिखाई पड़ेगा। झरोका दर्शन भी जो है आपके क्या करेगा? बकायदा इसने बंद किया। आपके दरबार में होली एवं दीपावली जैसे त्योहार मनाने बंद किए। होली व दिवाली उत्सव पर प्रतिबंध, उत्सव पर तो प्रतिबंध लगाएगा ही, साथ ही साथ क्या करेगा? मुहर्रम पर भी जो है आपके प्रतिबंध लगा देगा। मुहर्रम के ताजिए पर भी प्रतिबंध लगा देगा। मुहर्रम के जुलूस में भी क्या करेगा? बकायदा आपके प्रतिबंध लगा देगा।
ठीक है। कई बार औरंगजेब का जो आपके एक छवि जो दिखाई पड़ी है वो आपके एंटी हिंदू दिखाई पड़ी है। ये कह सकता हूँ कि आपके हिंदू धर्म के प्रति उसकी जो नीति थी काफी कट्टर दिखाई पड़ती है। संभवतः कभी कभी शासन में लोगों को संतुष्ट करने के लिए शासक ऐसा करते हैं। जब आपके जनता शासन से संतुष्ट ना हो या जनता को संतुष्ट करने के लिए शासक के पास जब अधिक कुछ ना हो तो वो हमेशा धर्म पकड़ता है। बात इशारों में कह रहा हूं, बड़े लेवल की है, समझ जाना कि जब भी शासक आपके धर्म पकड़ता दिखाई पड़े तो आप ये समझ जाएगा कि शासक जो है आपको अपनी योजनाओं के थ्रू नहीं, आपकी भावनाओं के थ्रू आपको आकर्षित करना चाहता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है आपको समझना जरूरी है। ठीक है कि नहीं। अब इसके अलावा बकायदा उसने मद्यपान, जुआ और जो है आपके क्या कह सकते हैं कि आ, जो वेश्यावृत्ति, उन सारे जो आपके सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी जो है आपके बंद करता दिखाई पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। अब जैसे आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि उसने बकायदा एक चीज ये दिखाई पड़ी कि जो मोहतसिब है ना, इसके अलावा देखेंगे कि जैसे उसने 1663 में तीर्थ यात्रा कर जो है वो लगा दिया और सती प्रथा पे रोक लगा दी। ठीक, सती प्रथा पे रोक लगा दी। तो उसके काम बहुत लगातार आप एक लाइन में देखते चलिए। उसने तीर्थ यात्रा कर फिर से लगाया, अब इसको मत समझ लेंगे तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया, तीर्थ यात्रा कर उसने लगा दिया था। ठीक है कि नहीं, तीर्थ यात्रा कर उसने आपके लगा दिया, परंतु क्या, सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्या की, आपके सती प्रथा पर उसने क्या किया, रोक लगा दी। सती प्रथा पर उसने क्या किया, आपके रोक लगा दी, क्योंकि उसको जिंदा जल्दी औरतों का शायद ये नियम आपके पसंद नहीं आता होगा, तो इस कारण उसने ऐसा किया। ठीक है, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में उसने दरबार पे जो म्यूजिक है, संगीत है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। है कि नहीं, उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, म्यूजिक उसको जो है नहीं पसंद था। अब यहां पर संगीत से प्रतिबंध लगा तो दिया, लेकिन दो बातें आपके यहां पर संगीत के प्रतिबंध के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा। स्वयं वह बहुत अच्छी वीणा बजाता था। स्वयं क्या था, कुशल वीणा वादक था। स्वयं वो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, स्वयं बहुत शानदार जो है आपके कुशल वीणा वादक आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो राजकीय बैंड है उस पर प्रतिबंध नहीं था। राजकीय बैंड जो है आपके, राजकीय जो बैंड है जो आपके मुगल ध्वनि निकाला करता था, उस पर आपके प्रतिबंध नहीं था। समझ रहे हैं, वो बैंड अपनी जो है ध्वनियां बजा सकता था। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा वो क्या करेगा, आपके महिलाओं के शराब पीने पर प्रतिबंध लगाएगा। महिलाओं के शराब पीने पर प्रतिबंध लगाएगा। बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं आपको मैं, एक कहानी क्या हकीकत है जो कि उसके दरबार में हुई। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, महिलाओं के शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके कहने पे, काजी और मौलवियों के कहने पर। और जब काजी और आपके मौलवियों के कहने पर वो प्रतिबंध लगाएगा तो उसकी आपकी क्या दिखाई पड़ेगी, हाँ, उसकी जो आपके एक बहन थी जहां आरा, है ना, रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा, ये आपके शाहजहां की 3 बेटियां थी, तो इस हिसाब से औरंगजेब की बहनें हो गई। तो इसकी जो बहन थी जहां आरा, उसने क्या किया, उन्हीं मौलवी और काजियों की बीवियों को बुलाया अपने घर में जब ये प्रतिबंध लग गया। उसके बाद उसने जहां आरा ने क्या किया, बुलाया अपने घर में, उनको जम के शराब पिला दी। अब औरतें बकायदा नशे में आपके जो है घरों में जा रही हैं, सबके सब लोग देख रहे हैं। मौलवी काजी एकदम से उनको लगा कि बस आज इस्लाम का पतन यही हो जाएगा। जहां ने ऐसा क्यों किया, जहां ने ये बोला कि देखो ऐसा है कि आप ना, अब जो धर्म है उसको आप नैतिक तरीके से धर्म को लागू करिए, और महिलाओं के लिए और धर्म के नियमों कानूनों को आप महिलाओं की जो है क्या कहते हैं जीवन को बांधने के लिए जो है प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, आप ही समझिए कि उसका एक सैनिक था जफर खान। ठीक है, वो तो और ही गजब चीज निकला, समझ रहे हैं। जफर खान उसका आपके मिलिट्री कमांडर था। ठीक, जफर खान से औरंगजेब ने बोला मियां आपको शराब छोड़नी होगी। तो जफर खान कहते हैं कि मियां आप अभी जानते नहीं कि शराब चीज क्या है। ये जो गरीब लोग हैं इनको अमीर बना देती है शराब, ये जो कमजोर लोग हैं इनको मजबूत कर देती है शराब, ये जो कुरूप लोग हैं इनको खूबसूरत बना देती है शराब, ये जो दुखी लोग हैं इनको खुशगवार बना देती है शराब। अरे खुद मुझे देख लो, ये जो मैं आपके पद संभाल रहा हूं उस पद संभालने की ताकत देती है शराब। मियां आप मुझसे शराब को जो है एहतराम ना करवाएं।
तो गजब गजब बातचीत है। औरंगजेब जितनी ऊटपटांग हरकतें करने का प्रयास करेगा, जितनी चीजों पे वो बैन लगाने का प्रयास करेगा, वो खुद उसके अपने लोग ही वो सारी की सारी चीजें करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक जो है आपके औरंगजेब के शासनकाल की खास बात है कि बहुत सारे लोग उसके शासनकाल में कुछ ऐसी फनी चीजें करते नजर आएंगे कि आपको सुनकर उस पे जो है आपके सिर्फ हंसी आने वाली है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब जैसे उसने और भी कई काम किए, जैसे आपके ये आप समझिए कि औरंगजेब ने जो शराब पे प्रतिबंध लगाया उसपे बहुत गजब गजब कहानियां हैं। जैसे आपके उसका जो बेटा था मुअज्जम, मुअज्जम ने क्या देखा कि एक मस्जिद में बकायदा जुआ खेला जा रहा है और उसमें शराब पी जा रही है। तो ये औरंगजेब को जो पता चलता है तो बड़ा दुख पहुंचता है। ऐसे ही खानकाह थी बंदा नवाज गेसुदराज की, जो लंबे बाल वाले सूफी संत थे, तो उनकी दरगाह पर बकायदा जो है संत वगैरह मिलकर सब शराब पी रहे हैं। शराब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखनी चाहिए। मैं शराब का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि औरंगजेब ने जितना आपके रोकने का प्रयास किया, जनता ने उसकी उतना ही क्या किया, आपके उसके आदेशों की अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है कि नहीं? अब जैसे यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर आपके बहुत सारे और भी कानून जो है उसके द्वारा लगाए गए हैं। जैसे आपके सबसे पहले उसने क्या किया, बकायदा जजिया लागू किया। क्या किया? शासन के 22वें वर्ष उसने जजिया लागू किया। आपको मालूम है जजिया कर जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनसे लिया जाता था, यानी हिंदुस्तानियों को फिर से एक बार क्या है जजिया कर देना पड़ेगा, यानी ऐसा देना पड़ेगा कि एक इस्लामिक स्टेट। ठीक है कि नहीं? इस्लामिक स्टेट। क्लियर है? अब जैसे औरंगजेब ने क्या किया, बकायदा आपके सबसे पहले मारवाड़ में, इसने सबसे पहले कहां लगाया, इसने सबसे पहले मारवाड़ पे लागू किया था। और मारवाड़ को औरंगजेब ने क्या किया, आपके दारुल हर्ब घोषित किया। सबसे पहले कहां लगाया? मारवाड़ पे, जब वहां का गवर्नर बना। सबसे पहले उसने जजिया कहां पर लगाया? मारवाड़ पर लगाया, और उसको क्या घोषित कर दिया? दारुल हर्ब। दार उल हर्ब, मैंने दारुल हर्ब एक साथ लिख दिया है। ठीक है? क्लियर है? तो उसको दारुल हर्ब घोषित कर दिया, तो जजिया लगा दिया वहां पर शासन के 22वें साल में। ठीक। अब जजिया लगाने के कारण जो है वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का उत्पीड़न करना था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं करना था, उसको कुल मिला के आपके फाइनेंशियल इश्यूज थे, है कि नहीं? हाँ, उसने आपके क्या कहते हैं बकायदा आपके फाइनेंशियल चीजों डील करने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, उसकी जो बहन थी जहां आरा, वो बड़ी वोकल थी। जहां आरा ने इस चीज का विरोध किया था, समझ रहे हैं? जहां आरा क्या दिखाई पड़ेगी, इस जजिया कर का जो आरोपण हुआ है, तो उसकी अपनी बहन जो है जहां आरा, वो इसका विरोध करती दिखाई पड़ती है। जहां आरा ने क्या किया, आपके इस बात का विरोध किया था, लेकिन उसके विरोध का कोई बहुत असर आपके पड़ता दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो जहां आरा के विरोध का जो है कोई विशेष असर आपके पड़ता दिखाई पड़ेगा। जजिया कर लगा रहा और चलता रहा बहुत लंबे समय तक। ठीक है? इसके बाद आप ये समझिए कि औरंगजेब को जो है बहुत सारे कट्टर आपके क्या कहते हैं घटनाओं के कारण जाना जाता है। जैसे आपके मंदिरों को तोड़े जाने की घटना चल जाती है ना, मंदिर विध्वंस इसने जो किए उसके बारे में देख लेते हैं कि औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर विध्वंस किए, है ना? एक तरफ हम मंदिर विध्वंस देखेंगे कि औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस कितने किए, और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि बकायदा उसने कितने मंदिरों को दान या चंदा भी दिया, जो कि ये बात स्पष्ट करता है कि उसका दिमाग मोस्टली पॉलिटिकल चला है। बहुत कम उसने जो है क्या कहते हैं, नहीं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत कम, लेकिन ये कि पॉलिटिकली उसका दिमाग ज्यादा चला है कंपेयर टू कि वो रिलीजियस आपके फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहा हो, पॉलिटिकली ऐसा ज्यादा करता दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मंदिरों की तोड़ने की बात की जाए तो 1661 से लेकर 1669 के बीच में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, जैसे सोमनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर, बनारस का काशी हिंदू विश्वनाथ का मंदिर। ठीक है? इन सारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो जैसे प्रसिद्ध कुछ मंदिर आपके देखें, तो जैसे सोमनाथ मंदिर आक्रमण किया है, मथुरा का केशव राय मंदिर, मथुरा का केशव राय का मंदिर। अब मथुरा के केशव राय के मंदिर की कहानी भी बड़ी गजब है, मैं आपको बताता हूं कैसे। इस मंदिर को बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने, समझ रहे हैं? इस मंदिर को किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। और किस पैसे से बनवाया था जरा वो भी देख लो आप। वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को बनवाया है, जो कि आपके जहांगीर का मित्र हुआ करता था। और जहांगीर वीर सिंह बुंदेला ने जब अबुल फजल की हत्या की थी, समझ रहे हैं? जब अबुल फजल की हत्या की थी तो उसको जो धनराशि प्राप्त हुई थी इस कांड में, ठीक है, अबुल फजल की हत्या में जब उसने जो धनराशि प्राप्त की उससे आपने
केशव राय मंदिर का निर्माण कराया था वीर सिंह बुंदेला ने, तो आपके इसने क्या किया, बकायदा ध्वस्त कर दिया। और बकायदा वहां पे आपके काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है उसको भी नुकसान पहुंचाया, वहां पर भी आपके जो है एक मजार दिखाई पड़ती है ना, तो उसको भी इसने क्षति पहुंचाई है। तो देखिए ये तो घटना है, उसके बारे में लगभग लगभग सभी जानते हैं कि बकायदा मंदिर विध्वंस उसने कैसे किया। लेकिन यहां पर आपके जो मंदिरों को अनुदान देने की अगर बात कही गई, तो कई मंदिरों को जो है उसने बकायदा अनुदान भी दिया है कि नहीं? कई मंदिरों का अनुदान दिया, जैसे आपके चित्रकूट के मंदिर हैं, है ना, उन मंदिरों के लिए उसने अनुदान दिया कि भाई चलो इनको ठीक करा लो आप। ठीक, इलाहाबाद के मंदिर है कि नहीं, तो उन मंदिरों के आपके क्या कहते हैं जीर्णोद्धार के लिए भी जो है आपका औरंगजेब जो है आपके पैसा देता दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? औरंगजेब उन मंदिरों के लिए भी आपके पैसा देते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आप ये समझिए कि बकायदा आपके जैसे उज्जैन का महाकाल मंदिर है, देहरादून में गुरु रामदास के आपके जो गुरुद्वारे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? उज्जैन का महाकाल मंदिर और देहरादून में गुरु रामदास का गुरुद्वारा, इन सब के लिए, है ना, देखिए देहरादून में आपके रामदास गुरुद्वारा जो है, ठीक है, इसके अलावा आपके उज्जैन का महाकाल मंदिर, ठीक है, तो इन मंदिरों के लिए बकायदा वो है आपके क्या है अनुदान देता भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो उसकी छवि का अगर मूल्यांकन होना चाहिए तो मूल्यांकन में भी हमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसने बुरा क्या किया भला क्या किया, तभी सही मूल्यांकन पता चल पाता है। सिर्फ इस पक्ष को देख लेंगे तो छवि अलग दिखाई पड़ेगी, सिर्फ इस पक्ष को देख लेंगे तो छवि अलग दिखाई पड़ेगी। छवि पता चलेगी तब जब दोनों पक्षों को देखा जाएगा। यही इतिहास की गंभीरता है कि इतिहास में जब आप किसी व्यक्ति का जो है चारित्रिक जो है मूल्यांकन करें तो उसमें सारी की सारी बातों को जो है आपके ये बात तैयार होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? 1688-89 में उसने क्या किया, हैदराबाद में जजिया एक वर्ष हेतु तथा ईश्वरदास के अनुसार 1704 में जब अकाल पड़ा था तो उसने पूरे दशक आपके जजिया माफ कर दिया था। ठीक है कि नहीं? बकायदा वो हिंदू बैरागी शिवमंगल दास महाराज हैं, तो उनके प्रवचन भी सुनता था, है ना। हिंदू बैरागी कौन थे आपके? शिवमंगल दास महाराज, उनके प्रवचन भी सुना करता था ये आपके शिवमंगल दास महाराज। उनके क्या करता था ये बकायदा आपके प्रवचन सुनेगा। ठीक, तो चाहे जजिया करके आरोपण की बात हो, चाहे आपके मंदिर विध्वंस, मंदिरों का अनुदान और आपके उसके धार्मिक नीति की बात की जाए, तो इसके धार्मिक नीति के विषय में मैं आपके मूल्यांकन, अब चूंकि देखिए प्रीलिम्स की परीक्षा है, आप मुझसे प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब तक अगर मैं आपको प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पढ़ाऊंगा तो उसमें आपके तथ्यात्मक बातों को ज्यादा रखूंगा, मूल्यांकन को थोड़ा कम रखूंगा, क्योंकि मूल्यांकन में चले जाएंगे तो तथ्य कम हो जाएंगे, क्लास लंबी खींच जाएगी। ठीक, तो अगर कभी आपको क्या कहते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ना होगा तो उसे मैं फिर बिल्कुल अलग तरीके से डिस्कस करूंगा कि उसमें आपके धार्मिक नीति, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसको डिस्कस करूंगा। अभी तो केवल फैक्चुअल बातें हम कर सकते हैं, तो वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, औरंगजेब के हम राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। औरंगजेब राजनीतिक जीवन, औरंगजेब राजनीतिक जीवन। ठीक है, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार नेपोलियन, ऐसा बोला जाता है कि जिस प्रकार नेपोलियन आपके कहा स्पेन के फोड़े में फंसा रह गया और वहां से निकल नहीं पाया, ठीक उसी प्रकार से आपके औरंगजेब महोदय दक्कन के फोड़े में फंस जाएंगे और फिर वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूं, बस 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। चलिए, राजनीतिक जीवन में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे औरंगजेब के समय हुए विद्रोह।
औरंगजेब के समय हुए सारे के सारे विद्रोह। एक बकायदा क्रम से पढ़ेंगे क्योंकि विद्रोहों का क्रम आपके सवाल पूछा गया। तो जैसे सबसे पहले आपके मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ। सबसे पहले किसका हुआ? मथुरा के जाटों का विद्रोह। मथुरा के आपके किसका? जाटों का विद्रोह। ठीक है कि नहीं? और जब मथुरा के हम आपके जाटों का विद्रोह देखेंगे तो मथुरा में आपके जाटों के प्रमुख नेता कौन है उसकी बात करेंगे, कि वहां से भी फैक्ट आपके बनते हैं। जैसे औरंगजेब के खिलाफ आपके जो सबसे पहला विद्रोह किया था वो 1669 में आपके तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था, है ना? सबसे पहला विद्रोह किसने किया? तिलपत के जमींदार गोकुल ने, है ना? ये आपके जाट हुआ कौन करते थे? ये आपके, ये मान लीजिए कि आगरा से लेकर, मेरठ से लेकर दिल्ली तक आपके यमुना के दोनों तटों पे बसे आपके किसान हुआ करते थे, कबीलाई छवि के। ठीक है, तो उन्हीं को आपके जाट बोले। तो सबसे पहला विद्रोह कौन करता है? आपके गोकुल करते हैं। ठीक है कि नहीं? और गोकुल में अगर आप देखेंगे कि गोकुल में, गोकुल के बाद जो सबसे आपके धुआंधार विद्रोह किया था वो किया था आपके राजा राम एवं राम चेहरा ने। किसने? राजा राम एवं राम चेहरा ने। ठीक, तो ये आपके एक बड़ा विद्रोह था राजा राम और राम चेहरा द्वारा। ठीक है, राजा राम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि उसने क्या कांड किया था। ठीक है, सिकंदरा से बादशाह अकबर की हड्डियां निकाल के उसको जला दिया था। ये इसने कांड किया था। बादशाह अकबर की सिकंदरा मकबरे से हड्डियां निकालकर जला दी। समझ रहे हैं? ये धुआंधार काम इन्होंने किया था और ये फैक्ट कई बार पूछा गया। क्या किया इसने? जो बादशाह अकबर थे, अब देखो उनको मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। उनको अर्श अर्शियानी बोला गया कि वो स्वर्ग में निवास करते हैं। वो तो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि उनकी जो हड्डियां यहाँ पर पड़ी हैं उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। ठीक है, उनकी हड्डियों को किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही, वो हड्डियां बड़ी परेशान थी उनकी। ठीक, इसके बाद आपके जैसे सबसे पहला गोकुल दिखाई पड़ेगा, फिर राजा राम का विद्रोह होगा, फिर इसके बाद आपके क्या दिखाई पड़ेगा? चूड़ामन, है कि नहीं? चूड़ामन ने भी जो है आपके बकायदा आपके विद्रोह किया और उनको, चूड़ामन को ही आपके जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। समझ रहे कि नहीं? जिनकी उन्होंने भरतपुर राज्य स्थापित किया, उसकी राजधानी डींग हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपके तीसरा एक विद्रोह दिखाई पड़ेगा चूड़ामन द्वारा, है कि नहीं? चूड़ामन, क्या विशेषता इनसे फैक्ट? ये आपके जाट साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे ताकतवर जाट इन्हीं के समय हुए हैं आपके, चूड़ामन के समय। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि भरतपुर राज्य की इन्होंने स्थापना की और उसकी राजधानी आपके क्या हुआ करती थी? आपके डींग हुआ करती थी। अच्छा देखिए, इस समय का तो नहीं, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध आपके जाट राजा हुआ करता था, उसका नाम था आपके सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल, जो कि 1756 से 1763 के बीच आपके जाटों का राजा रहेगा। और सूरजमल की खास बात यह थी कि बकायदा इसने आपके उसने मिट्टी का किला जो लोहगढ़ था उसका निर्माण कराया था। ठीक है, और अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने डी को जीत लिया था, परंतु भरतपुर के लोहगढ़ को जीतने में जो है आपके असफल रहा था। ठीक है कि नहीं? और ये सूरजमल जो है ये बहुत प्रसिद्ध आपके क्या कहते हैं जाट नेता निकल के आता है। इसको आपके जाटों का अफलातून कहा जाता था। क्या नाम है इसका? सूरजमल। क्या नाम है? सूरजमल। भले इस समय से संबंधित ना हो, आपके परिवर्ती मुगल शासकों में यह महत्वपूर्ण दिखाई पड़े। तो इसकी खास बात क्या थी? ये आपके जाटों का अफलातून कहा जाता था। सवाल पूछा गया है, जाटों का अफलातून। और खास बात क्या थी कि पानीपत के थर्ड युद्ध में ये मराठों की तरफ से न्यूट्रल रहा था। पानीपत तृतीय युद्ध में न्यूट्रल को हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल को हिंदी में क्या कह सकते हैं? शांत रहा या निरपेक्ष रहा या
अब देख सकते हैं उसके लिए क्या शब्द है कि भैया पानीपत के तटस्थ रहा, है ना, तटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है कि जाटों के युद्ध में आपके कैसा, ये तटस्थ दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला विद्रोह देखिए आपके किसका दिखाई पड़ता है, मथुरा के जाटों का। दूसरा विद्रोह आपको दिखाई पड़ता है सतनामियों का। कौन सा, सतनामियों का विद्रोह। सतनामी आपके कौन हुआ करते थे, सिंपल सी बात है, जो आपके निराकार भक्ति को पूजने वाले लोग हुआ करते थे, वो आपके औरंगजेब के काल में विद्रोह करते हैं। तो दूसरा विद्रोह आपको किसका दिखाई पड़ता है, दूसरा विद्रोह आपको दिखाई पड़ता है सतनामियों का विद्रोह। और सतनामियों के विद्रोह की अगर हम देखेंगे तो इसमें बकायदा आपके इसका जो आपके विद्रोह का केंद्र हुआ करता था वो नरनौल हुआ करता था। कौन सा, नरनौल, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं। सतनामियों पर विजय प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने अपने हाथ से लिखे इबादत के शब्द और प्रतीक को सेना के झंडे पर लगवा दिए, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। हाँ, और मुस्तैद खान ने कहा था कि इस युद्ध में सतनामियों ने महाभारत की महान लड़ाई सा दृश्य प्रस्तुत किया। सतनामी आपके वही जो निराकार भक्ति के रूप में पूजने वाले लोग थे, तो सतनामी विद्रोह था। इसके बाद तीसरा आपके सिख विद्रोह दिखाई पड़ता है। कौन सा, सिख विद्रोह दिखाई पड़ता है। कौन सा है, सिख विद्रोह। कारण उसका भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि भैया नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी औरंगजेब ने, है ना। नवे गुरु तेग बहादुर की आपकी जब हत्या कराई गई थी, इसी कारण से आपके क्या दिखाई पड़ता है, बकायदा जो है आपके सिख विद्रोह भी इसके समय में आपके होते दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि विद्रोह केवल इतना ही है, विद्रोह के खिलाफ आपको बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। जैसे एक आपके जो इसका बादशाह, जो इसका शहजादा अकबर था, है कि नहीं, वो अकबर जो आपके पिता की जिस प्रकार से आपके राष्ट्र विरोधी और आत्मघाती नीति लेके चल रहा है औरंगजेब दक्षिण में लेकर, उससे अकबर इसका बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, समझ कि नहीं। तो इसका जो आपके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा था, समझ रहे हैं, हाँ, इसका जो बेटा था बकायदा वो क्या देखता है कि अकबर इसकी जब हरकतें देखता है औरंगजेब की, और औरंगजेब के शासनकाल में जो करप्शन जिस प्रकार का चल रहा है, अधिकारी बकायदा पैसे ले दे के जो है पदों पे आसीन हो जा रहे हैं, तो अकबर को ये सब बहुत पसंद नहीं आ रहा है। तो उसने क्या किया कि बकायदा आपके अकबर ने विद्रोह कर दिया, है ना, शहजादे अकबर ने, उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो शहजादा अकबर ने भी जो है आपके इसके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। शहजादा अकबर भी इसके विरोध करेगा। अब वो आपके दुर्गादास राठौर लगा, जो आपके जो राजपूत शासक हैं, आपके राजपूत शासक आपके दुर्गादास राठौर थे, उनकी मदद से उसने क्या किया, 11 जनवरी 1681 को स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक। 11 जनवरी 1681 को क्या किया इसने, स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को बादशाह घोषित किया, ठीक है। तो स्वयं को अगर ये बादशाह घोषित भी कर दे रहा है तो आप ये समझिए कि बहुत कोई विशेष बात इसमें निकल के नहीं आती है, ठीक है। बादशाह घोषित कर देता है, बाद में आपके क्या होता है कि बकायदा इसको जो है गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, हाँ। और गिरफ्तार करके जो है इसको जब लाया जा रहा था, उसी दौरान क्या होता है, बच के भाग जाता है। बच के ये भागने का प्रयास तो करता है, लेकिन औरंगजेब इतना जो है आपके पहुंचा हुआ मजबूत आदमी था कि वो क्या करता है कि इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि बकायदा पूरी तरह से यही कोशिश करेगा कि अब ये रह ना पाए। बाद में फारस भाग जाता है अकबर, और वहीं पर जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बकायदा कहां पर, फारस भागा, और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये आपके औरंगजेब के समय के राजनीतिक जीवन में कुछ होने वाले आपके विद्रोह थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके विद्रोह इतने ही थे आपके, समझ रहे हैं। विद्रोह आपके यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कि जैसे आपके यूसुफ जैयो ने विद्रोह कर दिया था, आफरीदी ने विद्रोह कर दिया था, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं औरंगजेब के समय में। औरंगजेब का शासनकाल जो है बहुत सारे लोगों को संतुष्ट नहीं लग रहा था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसके समय में आप क्या देखेंगे कि शासनकाल में आपके विद्रोह बहुत सारे होते हैं। यूसुफ जैयो ने विद्रोह किया, आफरीदी ने विद्रोह किया, ठीक है। जैसे यूसुफ जैयो का नेता आपके भागू हुआ करता था, तो भागू ने आपके विद्रोह किया। आफरीदियों में ने भी आपके विद्रोह किया, तो उसका नेता आपके अकमल खान होता था। खुशहाल खां खटक ने जो है आपके विद्रोह कर दिया था। बुंदेलखंड में आपके जो है आपके ओरछा में विद्रोह हुआ, ठीक है कि नहीं। तो वहां पर भी जो है आपके क्या कहते हैं, विद्रोह दिखाई पड़ता है। अब औरंगजेब के राजपूताने संबंध कैसे थे, औरंगजेब
और आपके राजपूताना। समझ रहे कि नहीं? औरंगजेब का जो मैक्सिमम समय आपके बीता है वो बीता है आपके दक्कन में 1644 तक। समझ रहे हैं? 1644 तक औरंगजेब दक्कन का सूबेदार रहा, जब तक आपके शाहजहां का शासन था। इसके बाद 1652 में, बीच में 1644 से लेकर 1652 तक के इन 8 सालों में आपके क्या दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब को आपके बल्ख का क्षेत्र दिया गया, गुजरात का क्षेत्र दिया गया, आपके मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र दिया गया, लेकिन औरंगजेब कहीं पर भी वहां अपनी बना नहीं पाया। औरंगजेब को सबसे ज्यादा सफलता और सबसे ज्यादा सहजता उसको आपके दक्कन में ही हुई, और दक्कन में उलझने के कारण क्या होता है, दिल्ली भी उसके हाथ से निकल जाती है, ठीक है, और दक्कन तो उसके हाथ से निकलता ही निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि उसके राजपूतों से भी ठीक ठाक जो है आपके क्या कहते हैं विशेष बात होती है। जैसे औरंगजेब ने मारवाड़ के साथ क्या हुआ, 30 वर्ष तक युद्ध किया। समझ रहे हैं? औरंगजेब ने मारवाड़ों के साथ, जैसे मारवाड़ों के साथ देखते हैं, जैसे सबसे मारवाड़ शक्ति देखते हैं, तो मारवाड़ों में आपके इसका जो सबसे ज्यादा संघर्ष चलता वो चलता है दुर्गादास राठौड़ से, है ना। इसका सबसे ज्यादा विरोध किससे चलता है, दुर्गादास राठौड़ से। और दुर्गादास राठौड़ आप ये समझिए कि बकायदा आपके राठौड़ों की वीरता का जो है फूल कहा जाता है कि नहीं। ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपके मारवाड़ों के, ये ठीक है, ये आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इन्हें आपके ये कह सकते हैं कि राठौड़ों का, ये कह सकता हूं कि मारवाड़ियों का या राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है, या यूसिलिप्स कहा जाता है इनको। क्या बोला जाता है? राठौड़ों का यूसिलिप्स। अब देखिए, आयोग को इस तरह से आपके जो है तथ्य पसंद होते हैं, आयोग को इसी तरह के तथ्य पसंद आते हैं, इसीलिए आयोग क्या करता है, लगातार इनसे पूछता जाता है। आप जैसे वहां की अगर बात करें तो वहां का शासक कौन था, ठीक है, वहां का शासक कौन था, तो वहां के शासक आपको कौन दिखाई पड़ते हैं, शासक आपके दिखाई पड़ते हैं जसवंत सिंह और फिर उनका बेटा अजीत सिंह। जसवंत सिंह और उनका बेटा अजीत सिंह। पहले जसवंत सिंह और फिर उनका बेटा आपको अजीत सिंह जो है दिखाई पड़ेगा इनसे संघर्ष करता हुआ, ठीक है कि नहीं। मारवाड़ों से अकबर जो है क्या कहते हैं, लगभग लगभग जो है 30 वर्ष तक, निरंतर 30 वर्षों तक युद्ध चला है इनके बीच में। 30 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा है, कभी इनकी बारी तो कभी उनकी बारी, कुछ इस प्रकार से आपकी कहानी बनती रही, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेवाड़ में आपके कौन दिखाई पड़ेंगे, मेवाड़ में आपके सिसोदिया वंश था। मेवाड़ में आपके कौन सा है, सिसोदिया वंश था। तो मेवाड़ देख लेते हैं जल्दी से। मेवाड़ कौन था यहां पर, आपके सिसोदिया वंश था। कौन सा वंश था, सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश से भी जो है आपके औरंगजेब का ठीक ठाक जो है कुछ समय तक आपके विद्रोह या ऐसे कह सकते हैं कि विरोध चलेगा, ठीक है। इसने आपके मेवाड़ में आजम, मुअज्जम, अकबर, समझ रहे हैं, इनको सबको लेकर जो है इसने क्या किया, मेवाड़ को घेरने की योजना बनाई अपने। इसने तीनों बेटों का प्रयोग किया, आजम, मुअज्जम, अकबर, इन तीनों को लेकर उसने क्या किया, बाकायदा मेवाड़ को घेरने का प्रयास किया, तब जाके जो है इसको मेवाड़ आपके क्या कहते हैं मिलता है। और फिर आपके क्या होता है कि बीकानेर के राजा श्याम सिंह की मदद से कर उसने क्या किया, आपके मेवाड़ के शासक जयसिंह और औरंगजेब के बीच में क्या होता है, उदयपुर की संधि होती है कि नहीं। और जयसिंह को क्या होता है, आपके बकायदा आपके राणा की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और इसके तहत राणा जयसिंह ने चित्तौड़ के जो आपके जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके जो पुनर्निर्माण है वो ना करने की बात कही। इसके पहले भी जो है आपके चित्तौड़ का दुर्ग जो है उसको पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, इस बात की जो है बात कही गई थी। यही कहानी आपके औरंगजेब के समय भी दोहराई जाती है, यही कहानी आपके औरंगजेब के समय भी दोहराई जाती है। तो बाकायदा आपके क्या होता है, उदयपुर की संधि होती है यहाँ के शासक जयसिंह और औरंगजेब के बीच, ठीक। तो सिसोदिया वंश था। और खास बात क्या होती है, उदयपुर की संधि। उदयपुर की संधि अगर आपसे तारीख पूछी है तो कब दिखाओगे, तो उदयपुर की संधि आपको दिखाई पड़ेगी 24 जून 1681 को, और राणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच में दिखाई पड़ेगी। 24 जून 1681 को
किसके किसके बीच में हुई है? औरंगजेब और राणा की उपाधि मिल गई है, तो फिर राणा जयसिंह। राणा जयसिंह के बीच में आपके जो है ये आपके उदयपुर की संधि आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद जैसे इसने बकायदा असम के क्षेत्र में भी आपके जो विजय प्राप्त की है, ठीक है? तो इसके कुल मिला के इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजय अभियान देख लेते हैं। इसको हम औरंगजेब का ये कह सकता हूं कि साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं, तो उसमें हम आपके ये देख लेते हैं कहानी की भी क्या था, क्योंकि राजपूताना अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ राजपूताना की चर्चा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके मेवाड़ मारवाड़ इनसे आपके युद्ध होते ही होता है। जैसे आपके असम है कि नहीं, तो असम में भी जो है औरंगजेब अपना विस्तार करता है, ठीक। असम में क्या होगा, कामरूप से मैं कहा जाता था सान वंश का जयध्वज और चक्रध्वज, समझ रहे हैं, जयध्वज और चक्रध्वज। होता क्या है कि इन्होंने क्या किया, बकायदा आपके संघर्ष किया औरंगजेब से। तो असम में आपके सान वंश था, शासक कौन थे इसके, जयध्वज और चक्रध्वज, तो उनसे भी इसका सामना होता है। और चटगांव जब ये जीतता है तो बकायदा चटगांव जीतकर इसका नाम उसने इस्लामाबाद भी कर दिया था, समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर है कि नहीं? औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसने अराकान को भी शासक को हराया और शाइस्ता खान के बंगाल के पुर्तगालियों को हराया और चटगांव और सोंदीप वगैरह को जीत लिया। और जब चटगांव जीत लिया तो उसमें क्या करता है कि बकायदा क्या करता है, आपके उस जगह का नाम इस्लामाबाद करता है। हालांकि बाद में क्या होता है, चक्रध्वज ने आपके दोबारा इस्लाम को जो है आपके पुराना असम को जीत लिया, ठीक है। और औरंगजेब ने लद्दाख जीतकर वहां पर पहली मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। क्या किया, लद्दाख का क्षेत्र जीतकर कश्मीर के शासक को पराजित किया था, पहली मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये क्षेत्र भी आपको जो है आपके जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज की चर्चा थोड़ी बहुत फैक्चुअल आपको दिखाई पड़ेगी, बट फैक्चुअल है तो क्या हुआ, अगर हमें डिस्कस करना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये सब आपके औरंगजेब की विजय आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद उसको क्या दिखाई पड़ेगा, आपके बीजापुर में जो अंतिम सुल्तान आदिल शाह था, है कि नहीं, उसकी विषय की हत्या कर दी जाती है। तो बीजापुर को भी इसने शामिल किया 1686 में, और गोलकुंडा को भी जो है इसने क्या किया, आपके बकायदा 1690 तक जो है आपके क्या किया, शामिल कर लिया। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा क्षेत्र को भी इसने शामिल किया। समझे कि नहीं समझ रहे? तो बीजापुर और गोलकुंडा ये भी आपको औरंगजेब के क्या दिखाई पड़ेंगे, आपके शासनकाल में आपके शामिल होते दिखाई पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो साम्राज्य विस्तार में आपके औरंगजेब की ठीक ठाक आपके दिखाई पड़ती है मात्रा। तो बीजापुर को जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, गोलकुंडा जीतता दिखाई पड़ेगा। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसका केवल विरोध यहीं पड़ता, इसका जो आपके सबसे ज्यादा जो आपके ये दिखाई पड़ता है कि विरोध किससे हुआ, ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसको चुनौती किसने दी। तो इसके समय सबसे बड़ी चुनौती मराठे बने, है ना, मराठा। और शिवाजी सबसे बड़े चुनौतीकार थे। तो मराठों का आपके शिवाजी के साथ और बाकी मुगल शासकों के साथ संबंध कैसे रहे, इसके लिए अलग हम एक मराठा चैप्टर देख लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक अलग मराठा चैप्टर देख लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ इतना ही क्षेत्र नहीं है, उसके बकायदा जो है हम और भी क्षेत्र देखते हैं, और भी कई क्षेत्रों को जीता। जैसे आपके बीजापुर गोलकुंडा, मैंने केवल इतना बोल के रख दिया कि बीजापुर गोलकुंडा जीता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बीजापुर गोलकुंडा मराठा, इन तीनों के चक्कर में आपके दक्षिण में औरंगजेब लंबे समय तक उलझा रहा। इवन आपके दौलताबाद वगैरह की जो है क्या कहेगा, आपके जो मुगलों की राजधानी, आपके दक्कन की राजधानी बुरहानपुर है, वहां भी काफी लंबे समय तक आपके रुकता है औरंगजेब।
बहुत लंबे समय तक दक्कन को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का प्रयास करता है। हालांकि वो कुछ हद तक सफल रहता है, काफी हद तक वो असफल रहता है, तो इस कारण से उसके हम उस एक क्षेत्र की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि इस आज की इस क्लास का जो है लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके यूरोपियों से संबंध कैसे थे, है कि नहीं। औरंगजेब के जो है आपके यूरोपियों से संबंध कैसे थे, क्योंकि भैया 1498 में कैप्टन जो है हॉकिंस आ चुके हैं, वास्को डिगामा आ चुके हैं, उसके बाद से लगातार सब लोग आते रहते हैं, औरंगजेब और यूरोपीय। ठीक, अगर ये वाला हिस्सा हम देखेंगे कि यूरोपीय संबंध कैसे थे, तो इनके आपके अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से हमें सारे सारे संबंध एक साथ देखने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे आप क्या देखेंगे कि बकायदा आपके पुर्तगालियों में हम देखेंगे तो पुर्तगालियों में इसने क्या किए थे कि बहुत लंबे समय तक इसने पुर्तगालियों को टिकने नहीं दिया था, ठीक है कि नहीं। पुर्तगालियों से संबंध कोई बहुत अच्छे खास नहीं थे, ठीक। तो पुर्तगालियों से आपके ये समझ लीजिए कि संबंध मिक्स से रहे, इसके कोई बहुत ज्यादा विशेष इनसे विरोध नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए मुगलों ने क्या किया, आपके बकायदा एक नौसेना का निर्माण किया था, ढाका और बंगाल वगैरह में उस नौसेना को उसने अपॉइंट किया था, ठीक है कि नहीं। क्लियर है। अभी आप समझिए कि पूर्वी भारत में इस समय पुर्तगाली जो थे आपके औरंगजेब के समय में ठीक ठाक मात्रा में आपके वहां पर स्ट्रांग पोजीशन कमांड कर चुके थे, ठीक है नहीं। बहुत ठीक ठाक कमीशन आपके कमांड जो है आपके हासिल कर चुके थे। तो पुर्तगालियों से इसका कोई विरोध नहीं रहा। हाँ, अंग्रेजों से इसका विरोध जरूर देखा गया। अंग्रेजों से इसका विरोध ऐसे देखा जाता है कि बकायदा आपके पहली बार मुगल और औरंगजेब, है ना, जो भिड़े हैं, पहली बार मुगल और औरंग जो अंग्रेज है वो सबसे पहली बार औरंगजेब के शासनकाल में भिड़े। तो पहली बार मुगल अंग्रेज जो भिड़ते हैं वो सबसे पहली बार किसके समय में भिड़े, आपके औरंगजेब के समय में ही भिड़े। और किस बात पे भिड़ गए समझिएगा। शाह शुजा ने क्या किया, आपके जब 1652 में जो बंगाल का शासक था शाह शुजा, उसने क्या किया, 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे। इस सुविधा के थ्रू क्या कर रहे थे, बकायदा अपने जो प्राइवेट व्यापार है उसको भी एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। 1685 में मुगल सेना ने क्या किया, कासिम बाजार पे अंग्रेजों की कोठी भी आक्रमण कर दिया औरंगजेब के आदेश से, ठीक है। तो अंग्रेज आपके भाग के कहां चले गए, अंग्रेज आपके भाग के चले जाते हैं, क्या कहते हैं, आ, आ, फुल्टा एक आइलैंड है, वहां पर आपके भाग के चले जाएंगे। बाद में 1698 में जब आपके बादशाह क्या कहते हैं औरंगजेब की कोर्ट में जोशुआ चाइल्ड वगैरह जो है 1686 में हुगली उगली जब नष्ट कर दिया जाता है, तो औरंगजेब के खिलाफ इन लोगों ने युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। 1686 में आपके क्या किया, इसने आपके हुगली को तबाह कर दिया औरंगजेब ने। तो वहीं से आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देख लेते हैं वहां से फिर क्या क्या होता है आपके 1686 में औरंगजेब ने हुगली तबाह किया, इनका जो हुगली केंद्र था वो तबाह किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उनको ये नहीं मालूम था कि वो हिंदुस्तान के बादशाह से लड़ रहे हैं। गजब थे औरंगजेब के ये आपके राइवल्स भी। तो यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब ने जब आपके हुगली के केंद्र को तबाह कर दिया, तो इसके बाद क्या होता है कि बकायदा जो है आपके इनको माफिया भी मांगनी पड़ती है, ठीक है। जॉब चारनाक ने क्या किया, औरंगजेब के दरबार में हाजिरी लगाई, माफी मांगी। तब आपके क्या हुआ कि बकायदा औरंगजेब को या ये सकते हैं कि इन लोगों को आपके कलकत्ता में थोड़ी सी जगह प्राप्त होती है कि नहीं। और जॉब चारनाक ने क्या किया, जॉब चारनाक ने क्या किया, माफी मांगी। कब, 1698 में। तब इनको जो है आपके 3 जगहें मिलती हैं, कौन सी, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। तब ये आपको इनके 3 जगहें मिलती हैं। और गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता, जब ये 3 जगह इनको मिलती हैं तो मिलाकर आपके यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, सन 1700 के आसपास यहाँ पर एक शहर बसता दिखाई पड़ेगा, और शहर का नाम क्या रखा गया था, कलकत्ता। क्या नाम रखा गया था, कलकत्ता। तो जब चाणक्य ने यहाँ पर माफी मांगी थी, तब जाके उसको जो है आपके कलकत्ता शहर में अंग्रेजों को दोबारा जो है पनाह मिलती है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि औरंगजेब के समय एक ओविंगटन करके आता है, ठीक है कि नहीं, ओविंगटन करके आता है। और जब ओविंगटन करके आता है तो ओविंगटन जो है कहता है कि भैया औरंगजेब तो आपके न्याय का सागर है। ओविंगटन जो है वो आपके क्या है का है,
न्याय का सागर है, तो वेंकटन को जब न्याय का सागर वागर बता दिया जाएगा तो फिर ये बड़ी बात आपकी निकल के जाती है कि नहीं। एक ऐसे ही चिकित्सक आया था जॉन फ्रायर 1672 में, है कि नहीं। और जॉन फ्रायर क्या कहता है कि वो दक्कन की आपके शिवाजी को कृत्रिम अंग बताता है, ठीक है। जॉन फ्रायर, वो भी इसके समय में आता है, ये आपके शिवाजी का आलोचक था, ठीक। तो क्या बताता है कि शिवाजी कोई ताकत वाकत नहीं है, शिवाजी दक्कन की कृत्रिम जो है टांग है। शिवाजी दक्कन की क्या है आपके कृत्रिम टांग है, जो कि आपके बकायदा कभी भी जब चाहेगा औरंगजेब आपके हटा देगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपके इनके संबंध रहे हैं, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो इनके आपके जो है मुगलों से औरंगजेब से शासन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब के बारे में आपके लगभग लगभग पॉलिटिकल बातचीत हो चुकी है, बट यहाँ पर मुझे आपको डिस्कस ये करना है कि औरंगजेब की राजस्व नीति क्या थी, औरंगजेब की आपके आर्थिक नीति कैसी रही है, औरंगजेब की धार्मिक नीति पर भी आपकी चर्चा लगभग लगभग हो चुकी है। तो औरंगजेब के बारे में आपके बहुत ज्यादा बातचीत वैसे तो आपके यहाँ पर डिस्कस करने को नहीं रह गई, है कि नहीं, क्लियर है। औरंगजेब और मराठा ये अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं औरंगजेब और मराठों का जो है आपके संघर्ष जो है उसको यहीं पर जो है आपके छोड़कर जा रहा हूं। इसके अलावा जो अकबर औरंगजेब के आपके मनसबदारों के प्रति और राजस्व के प्रति, प्रशासन के प्रति कैसी नीति रही, कौन कौन से अधिकारी थे, जैसे मनसबदारी में उसने क्या किया, मीर जुमला कौन था, मीर जुमला आपके इसका एक बहुत बड़ा आपके क्या कहते हैं अधिकारी था, प्रधानमंत्री भी रहा है। मीर जुमला काफी प्रसिद्ध था औरंगजेब के समय में, तो उसकी बात भी हम कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप औरंगजेब के विषय में जितने फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में बना दिए हैं, लगभग लगभग 6-7 स्लाइड तैयार हुई हमारी, उसमें आपके जितने फैक्ट हैं उसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम औरंगजेब के आपके मनसबदारी सिस्टम पर क्या काम रहे और आपके मराठों से इनके संबंध कैसे रहे, तो उसको जो है हम इसमें थोड़ा सा बहुत देख लेंगे। फिर इसके बाद जो है मराठों के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि भैया कैसे आपके औरंगजेब की जो नीतियां थी वो मराठी, ये कह सकता हूँ कि मुगलों के पतन का आपके कारण बनती है, ठीक है कि नहीं। तो मुगलों के पतन का कारण कैसे बनती है, औरंगजेब की नीतियां क्या था, बस थोड़ी बहुत बातचीत होगी उस वीडियो में। और इसके बाद उस वीडियो में जो है हम सीधा सीधा चर्चा कर देंगे आपके मराठों के उत्कर्ष की, ठीक है। उस वीडियो में आपके सीधा सीधा जो ज्यादा से ज्यादा बातचीत किया होगी मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है। तो औरंगजेब के विषय में जितने तथ्य बाकी हैं वो आपके अगले वीडियो लेक्चर में दिखाई पड़ेंगे, और उसी के साथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, और वो होगा क्या, मराठों का उत्कर्ष। तो औरंगजेब के विषय में जितने फैक्ट आपको बताए गए हैं इनको देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके खत्म होते औरंगजेब और उभरते शिवाजी को। जय हिंद क्लास।